दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। मैं दीपक कोहली। आज जयदीप पत्रिका के मंच पर जुड़े हैं सीमा गुट्टे जी, जो महाराष्ट्र से कांग्रेस नेत्री हैं और साथ साथ में समाज सेवी भी हैं। सीमा जी, आपका जयदीप पत्रिका के इस मंच में बहुत सारा स्वागत है। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हम आपसे बात करेंगे, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति को लेकर। तो वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति से प्रदेश का माहौल कैसा है और कैसे देखते हैं हम महाराष्ट्र की राजनीति को आप? जी, अभी महाराष्ट्र को अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब विकट परिस्थिति महाराष्ट्र में है। जैसे कि महाराष्ट्र की जनता भी अभी बहुत ही दुविधा मनस्थिति में है कि एक तो सरकार यहाँ पे स्टेबल नहीं है, और महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम्स महिलाओं के साथ हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इससे सारी जनता भी सफर हो रही है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो भी कुछ स्टेबल नहीं है, और इंतजार कर रही है जनता की कोई स्टेबल सरकार महाराष्ट्र में आएगी। अभी उसी के इंतजार में सब है यहाँ पर। ओके। तो कौन सी पार्टी का पलड़ा आपको भारी दिखाई दे रहा है? जी, अभी फिलहाल देखा जाए तो महाराष्ट्र की जनता तो बीजेपी सरकार के टोटली अगेंस्ट है। और जैसे महाराष्ट्र में फार्मर्स ज्यादा है, तो उनको तो पूरी तरह से निग्लेक्ट किया गया है सरकार की ओर से। हम्म। तो ज्यादा जो लोग हैं वो फार्मर्स है, और वो चाहते हैं कि, और ऑलरेडी वो कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं, उनकी विचारधाराओं से प्रेरित बहुत पुराने लोग हैं महाराष्ट्र के, जो चाहते हैं कि अभी कांग्रेस की सत्ता फिर से आए। क्योंकि और किसी की और मतलब अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़ दिया गया, राष्ट्रवादी को भी दो गुट में बांट दिया गया, तो अभी एक ही पर्याय है कि कांग्रेस ही सत्ता में आएगी तो शायद महाराष्ट्र की जनता का कुछ भला होगा। ओके। तो शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की जो पार्टी है, ये तीनों सत्ता में आ सकती हैं, ऐसा आपका मानना है? हाँ। ओके। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में आप महिलाओं के योगदान को कैसे देखते हैं और क्या लगता है आपको कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है या घटी है? महिलाओं की भागीदारी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में तो बड़ी है, बट महिलाओं को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में ही नहीं तो ऑल ओवर इंडिया का भी अगर सोचे तो, जैसे हम बोलते हैं कि 50% आरक्षण हर चीज में अभी महिलाओं को दिया जा रहा है। तो महिलाओं को उम्मीदवारी हो या फिर जो कोई पद भार दिया जाता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि 50% महिलाओं का को सोचा जाता है। मुझे तो लगता है 30% भी नहीं सोचा जाता है। ओके। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं और समाज के विभिन्न मुद्दों पर आप काम करते हैं एनजीओ बनाकर। तो आपने फेस किया होगा और कुछ हल निकाले होंगे कि ऐसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है राजनीति में और समाज में। सही है। महिलाओं को आगे, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि महिलाओं ने आगे आना चाहिए। और जो हमारी मानसिकता है, हमारे सामाजिक मानसिकता है, महिलाओं को राजकीय क्षेत्र में जब आती है तो उनकी ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वो मुझे लगता है बदलना चाहिए, समाज ने बदलना चाहिए। महिलाएं आने के लिए तैयार होती है। महिलाओं के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण भी होते हैं, नेतृत्व के गुण भी होते हैं, लेकिन उनको जैसे कि हम देखा जाए समाज में ही बैरर नहीं होता है, तो उसको स्टार्ट घर से ही अगेंस्ट में जाकर करना पड़ता है। तो मुझे लगता है मानसिकता अगर हर घर से बदलेगी, तभी जाके महिलाओं का ये राजकीय क्षेत्र में उनका ज्यादा सहभाग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हर घर में जी जी। वो परिस्थिति आनी चाहिए पॉजिटिव महिलाओं के लिए। ओके। एक समाज सेवी होने के नाते आपको क्या लगता है, समाज में क्या कमियां हैं और समाज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? जैसे कि महिलाओं के प्रति या ऑल ओवर? नहीं ना, ऑल ओवर समाज की बात कर रहा हूँ मैं। ऑल ओवर। जी, मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, समाज जो है वो
जैसे कि अगर हम देखा जाए कि राजकीय जितने भी राजनीतिक दल है, तो समाज को लगता है कि हमारा जो कुछ भी छोटा मोटा परिवर्तन होगा वो राजनीतिक दल करेंगे। लेकिन उसकी डीप जानकारी जनता को होनी चाहिए, जनता अवेयर होनी चाहिए, एजुकेट होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जितना ज्यादा एजुकेशन बढ़ेगा और वो जी प्रॉपर वे से बढ़ेगा, तभी जाके जनता भी अवेयर होगी, उनके अधिकार वो जानेगी, और उन्हें किस मोड़ से जाना है वो भी वो जान पाएगी। क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो पूरा समाज हमारा भटक गया है, मतलब वो स्टेबल नहीं है। किससे मांगे, क्या मांगे, हमारे राइट्स क्या है, इसके कंफ्यूजन में है जनता। और वो एजुकेशनल पैटर्न जो है हमारा, अगर देखा जाए तो जैसे बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ी रहेगी, हमारी फ्यूचर रहेगा, वो हमारे बच्चे हैं। और उनके ऊपर अगर प्रशासन अच्छी तरह से उनके ऊपर संस्कार करते हैं, उनको एक राइट वे में अगर लेकर जाते हैं, हम्म हमारा लोकतंत्र है, और उनको जानकारी ठीक से मिलनी चाहिए, ये सब चीजों के ऊपर अगर हम ये करते हैं, फोकस करते हैं, तो शायद समाज में अच्छी व्यवस्था आ सकती है। और बहुत सारे अगर देखा जाए कि हम बोलते हैं कि हिंदू ये वो जाति पाति पर ये हो रहा है, तो पहले हमको जानना चाहिए कि ये हमारा यहाँ राजनीतिक दल यूज कर रहे हैं, हमें लड़ना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें जानना चाहिए। ना कि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहकर हमारा रास्ता नहीं चूज करना चाहिए। तो पहले हमें हमारी जानकारी जनता को भी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो बतौर राजनेता आपने महाराष्ट्र की राजनीति को कितना समझा है? आपको क्या लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि महिला शिक्षा की क्रांति महाराष्ट्र से हुई? इसके अलावा कई सारे ऐसे काम जो महाराष्ट्र से शुरू हुए हैं, चाहे वो दलित चिंतन की बात हो या अ, और भी जो क्रांतियां हुई हैं महाराष्ट्र से, उन सब की बात हो। मुझे लगता है पहली बात तो मैं पहले हर बहुत सारे इंटरव्यूज में मैं यही कहती हूँ कि मुझे बताया जाता है कि महिलाओं के लिए अलग से कुछ करना है क्या। एक पहली बात तो कि हम्म समाज ने महिलाओं को समाज का हिस्सा माना है या नहीं माना है, ये हम्म। मेरा सवाल है हर किसी समाज के हर व्यक्ति से। जी क्योंकि अगर आप उसको देखिए, ये नेचर है, तो नेचर का मेल फीमेल जी। जैसे है हर चीज में, तो वो समाज का अविभाज्य भाग है। उसको हम्म। आप जब तक नहीं एक्सेप्ट करोगे, तब तक आप अलग से महिलाओं के लिए कुछ काम करना होगा, अलग से उनको कुछ देना, तो यही बातें हमारे सामने आती जाएगी। तो करेक्ट। जब तक आप लड़की को, महिलाओं को आपके समाज का हिस्सा नहीं मानोगे, तब तक आपको जरूरत पड़ेगी कि महिलाओं के लिए कुछ अलग करना है, उनके लिए उनको लिए अलग कुछ नहीं करना है, वो अविभाज्य भाग है, ये एक्सेप्ट हम्म करना है और उनको उसका पार्ट बनाना है। मैं हम्म यही कहती हूँ कि 50%, जैसे 4 सीट है, तो 2 सीट महिलाओं को दो, 2 सीट पुरुष को दो। ठीक है, एवरेज हम्म। के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फिर वहां पे ये करेंगे कि कितनी सीटें इनको मिलनी चाहिए, कितनी नहीं। पर देखा जाए 50% आरक्षण आप दे रहे हो, फिर हम्म, भी महिलाओं को उतने सीट नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि हम्म, आप मानते ही हो कि महिलाएं कमजोर है। जी। मतलब हम राजनीति में आते हैं, समाज में काम करते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग एडवाइस भी देते हैं कि आप ऐसे करो। मतलब हर चीज में महिलाओं को ही सिखाया जाता है कि आप ऐसे करो, ऐसे हो, ये करो, ऐसे रहो। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है महिलाओं के लिए ही क्यों। आप उसको जब तक आपका हिस्सा नहीं मानोगे, तब तक उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महाराष्ट्र में भी यही है कि यहाँ पे जैसे महिलाओं को हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं, ऑल ओवर भारत में इंडिया में। अगर देखा जाए तो यही चीज है। ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि भारतीय समाज को सबसे पहले तो महिलाओं को अलग मानना बंद कर देना चाहिए, उसको भी सही समाज बात है। का हिस्सा मानना चाहिए, उसके अनुसार ही काम करना चाहिए, ये सही है। आपका मानना है? देश की राजनीति को आप कैसा देखते हैं? और अभी तक हमारे देश में सिर्फ इंदिरा गांधी के अलावा कोई महिला प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाई है। अगर राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति दो बन चुके हैं महिला। एक प्रतिभा देवी पाटिल जी, जो महाराष्ट्र से ही थी आई थिंक, और अभी हाँ। वर्तमान के जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो और मुझे उड़ीसा से हैं और आदिवासी समाज से आती हैं।
तो आप हम्म। कैसे देखते हैं महिलाओं की भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पे तो जैसे कि अभी इंदिरा जी ही अकेली एक पंत प्रधान हुई है। उनके जी। बाद में कोई नेतृत्व उस तरह से मुझे लगता है आया ही नहीं है। और आया है तो भी उन्हें सपोर्ट नहीं मिला है। क्योंकि ऑलरेडी महिलाओं की संख्या राजनीति में बहुत कम होती है। हम्म। उसको सपोर्ट देने देने तक वो हम्म। बहुत सारी चीजों से सफर करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक वर्किंग वुमन होती है तो हम्म। उसको ऑफिस में भी काम करना है, उसको घर भी देखना है, उसके बच्चे भी देखना है, उसके हर चीजों को उसको देखते हुए वो स्ट्रगल करके ही जाती है। मतलब आदमी से लेकर से ज्यादा उसमें कैपेसिटी है काम करने की, मल्टी टैलेंट उसमें होता है, बट उसको निखारने का काम हमारे देश में नहीं हुआ जाता है। सिर्फ उसको देवी की उपमा दी जाती है, उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। लेकिन जब टाइम आता है तब उसको उस पद तक ले जाने का बहुत ही ज्यादा ईगो, मतलब बोलेंगे एक हर्ट हो जाता है। हम्म। हम्म। तो शायद ये भी रीजन होगा कि महिलाओं को उस पद तक नहीं पहुंचा दिया जाता। उनको लगता है कि वो भले ही पंत प्रधान बन जाए लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो अभी किचन में ही है। ये जो मानना है हम्म। पुरुष हम्म। वर्गों का या हमारे भारतीय समाज का, शायद हम्म। ये भी बैरर हो सकता है। और हमारे महाराष्ट्र में भी अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुई है, अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री भी हुई नहीं है, जी जबकि जी नेतृत्व है हमारे महाराष्ट्र में। जी जी जी। तो आप राजनीति में क्या सोच कर आए? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति से आप क्या बदलाव कर पाएंगे? जी वैसे देखा जाए तो बदलाव करने के लिए मैंने तो पहले ही महिलाओं के साथ ही काम स्टार्ट किया। जो जी। अलग अलग हाँ जो अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं हैं उनके साथ मैं जब मिली, उनसे बातचीत की तो सचमुच उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगी। जी लेकिन सारे प्रॉब्लम जब मैंने सुने तो चलो हम समाज सेवा तो करेंगे, लेकिन उससे कुछ बदलाव नहीं होगा जब तक हम सिस्टम में नहीं आएंगे। तब जी जी जाके ही कुछ बदलाव आ सकते हैं। इसी के इस विचार को लेकर ही मैं आई थी। जी। और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का, मैं ज्यादा से ज्यादा यही सोचूंगी कि महिलाओं का सहभाग राजनीति में बढ़े। मैं इसके लिए जरूर महाराष्ट्र से कोशिश करूंगी और ओके। मैं कर भी रही हूँ अभी। ओके। तो आप अपनी राजनीति को कहाँ देखते हैं आने वाले 15-20 सालों में? क्योंकि अभी आप राजनीति में आए हैं तो आपका एक खुद का एक प्लान होगा कि हाँ, मुझे महाराष्ट्र की महिलाओं के ये मुद्दे उठाने हैं। उसके बाद मुझे दिल्ली में जाना है, दिल्ली संसद में महिलाओं की आवाज उठानी है। मैं चाहती हूँ कि भले मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे पता नहीं, पर जो भी महिलाएं होगी, जो नेतृत्व करेगी या जो ऐसे विचारों को आगे बढ़ाएगी, महिलाओं के सहभाग बढ़ाएगी, मैं उनको जरूर सपोर्ट करना चाहूंगी। हम्म। और कि उनको भी मैं मोटिवेट करूंगी कि आप महिलाओं को इसमें जितने ज्यादा सहभाग होगा, हम्म। सिर्फ चूल्हा चौकी ही जरूरी नहीं है। तो उसके हम्म। लिए अगर वो पढ़ी लिखी शिक्षित है तो वो जरूर अपने विचार समाज तक लाए, राजनीति में आए और कुछ परिवर्तन करना चाहे तो वहां पे काम कर सकती है। और मैं हम्म। भी चाहूंगी कि अगर मेरा उसमें सहभाग होगा और मेरे साथ बहुत सारी मेरी सखियां भी होगी तो बहुत जी जी। अच्छा परिवर्तन महाराष्ट्र में भी आ सकेगा। ओके। इसके इसके अलावा जैसे कि आपने समाज सेवा में खूब काम किया है बतौर समाज सेवी, तो आपको समाज में क्या दिखाई देता है कि जो एनजीओ हैं वो सिर्फ समाज सेवा करते भी हैं या सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं? क्योंकि मैं जब देखता देखो, हूँ बहुत सारी एनजीओ समाज सेवा के नाम पर सिर्फ दिखावा करती है। सही बात है। देखिए मैं समाज सेवा करती हूँ तो मेरी ना तो कोई एनजीओ है, ना हम्म। तो मैंने कोई संस्था ओपन की है। मैं सीमा गुट्टे बोलकर ही मैं काम करती हूँ। मेरे पास आज कोई मैटर आ गया, कोई बताया तो मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ। जी। इसके अलावा मैं कोई और नहीं। पर मैंने जैसे देखा है, जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो अनेक महिला संगठन मतलब खड़े हो जाते हैं और हम्म। वो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जो प्रॉपर वे से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और ऐसी कई संस्थाएं हैं वो जो सिर्फ पैसा पैसा और खुद की प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं। हम्म। एक्चुअल में सिर्फ नाम बड़ा होता है लेकिन काम बहुत कम होता है। मतलब वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम बिल्कुल नहीं करते हैं। सिर्फ संस्थाओं के पद दे दिए और आप ये करो वो करो ऐसे करो, मतलब इस टाइप की ज्यादा संस्थाएं
इसमें बढ़ गई है। तो इसीलिए ट्रस्ट करना भी बहुत मतलब चैलेंजिंग हो गया है कि एग्जैक्टली किसके ऊपर रियल वर्क करने के लिए ग्राउंड लेवल पर मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब रियल संस्थाएं कोई होंगी होंगी पर मुझे लगता है हर व्यक्ति अगर खुद ही एक संस्था बन जाए तो बहुत अच्छा काम हो पाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको कोई एनजीओज ही निकालनी है, कुछ यही करना है। काम जिसको करना है उसके लिए बहुत सारा काम अवेलेबल है। भारत में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न, रेप जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। और अगर उनमें आंकड़ा हम देखें तो महाराष्ट्र टॉप पर दिखाई देता है पिछले 2-3 सालों से। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इन आंकड़ों को कैसे कम किया जा सकता है और सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने देखा जाए कि हमारी समाज व्यवस्था में पेट्रियाटिक जो है, पितृसत्ताक जी जी। विचारधारा ज्यादा है। हम्म। और मतलब घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो लड़का हुआ तो खुशी मनाई जाती थी, है ना। जी जी। तो आजकल अभी थोड़ी सी बदल गई है। तो उसके जो पहले जो भी कुछ मतलब ये सोच थी कि लड़का हुआ तो ही ये होता था, तो उसके इम्पैक्ट हमें आज दिखाई दे रहे हैं शायद, क्योंकि लड़कियों की संख्या घटती गई है। आज हम्म महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एक एक गांव में 70 70 80 90 ऐसे लड़के अविवाहित हैं, जिनके लिए लड़कियां कहाँ से लाएंगे। और जो लड़कियां हैं सुशिक्षित हैं, वो भी देखती है कि उसके लेवल का वो लड़का होना चाहिए। कोई फार्मर होता है तो मतलब यहाँ पे कुछ ये हो रहा है कि हर एक गांव में 50% के ऊपर ही लड़के अविवाहित है। इसके कारण है कि रेप की संख्या बढ़ गई है। और दूसरा कारण ये भी है कि मोबाइल क्रांति जो है, वन क्लिक के ऊपर आपके हर बच्चे के मतलब हम्म जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमने मोबाइल का ये लाया था। लेकिन उसका अभी इम्पैक्ट क्या हो गया है कि आपके 5 साल के बच्चे के ऊपर हर बच्चे के हाथ में मोबाइल हो गया है। और हम्म हमारे भारत सरकार ने ऐसी ऐसी लिंक मोबाइल पर रखी है कि जो वन क्लिक में वो देख रहा है, अभी सब कुछ देख रहा है। तो हम्म उस वो उद्दीपक जो बोलते हैं वो भी बढ़ गए हैं। और महिलाओं के प्रति जैसे रील्स में अगर देखा जाए तो हम्म गाली गलौज दी जाती है, महिलाओं हम्म के ऊपर कुछ अब्यूज किया जाता है और उसको वो कैजुअली लेते हैं, हंसते हुए लेते हैं, कॉमेडी हम्म में लेते हैं। तो हम्म ये सब चीजें मुझे लगता है बंद होनी चाहिए। और इसके कारण ऐसे है कि उनको वो बहुत ही नॉमिनल लग रहा है कि किसी लड़की को छेड़ दिया, उसको टीज कर दिया, उसके पार्ट्स के बारे में कुछ अनाप शनाप बक दिया। तो ये हम्म सब चीजें उनको हंसी मजाक का खेल लग रही है। लेकिन इसके जो रिजल्ट है, जो अभी देख रहे होंगे आपकी, हम्म बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर हो रहे हैं। हम्म वासना से भरे हुए ये लोग हो गए हैं उसमें। हम्म फिर ना तो 14 साल का बच्चा छूट रहा है, ना तो 65 साल का एक आदमी छूट रहा है। बूढ़े भी नहीं छूट रहे हैं, उनके अंदर वासना कूट को। तो इसके लिए मुझे लगता है प्रशासन ने ठोस उपाय करने चाहिए। और ये सब चीजें अगर करते हैं तो शायद बंद होगा। और सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने सोशल मीडिया को रील्स की बात की, इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स की बात की आपने, इन चीजों की बात की। तो हम भी देखते हैं, जब इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो वहाँ पर हम रील्स देखते हैं तो अलग अलग प्रकार की रील्स दिखाई देती हैं। उसमें महिलाएं भी शामिल है, लड़कियां भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। हर कोई देखना चाहता है, अपना टाइम वहां पर वेस्ट कर रहा है, अगर सीधे शब्दों में कहूँ। तो इस सोशल मीडिया के मकड़ जाल को आप कैसा देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का हर चीज के दो मतलब एक बेनिफिट भी होता है और एक मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर हर जी। किसी चीज का होता है। आपको क्या लेना है, किस तरह से लेना है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। हम्म और जैसे कि आपने देखा है कि सोशल मीडिया जितना अच्छा है हम्म उतना ही वो ज्यादा खराब भी है। और हम्म जैसे कि अभी देखा जाएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। हम्म एक, जैसे महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे लोगों को एक लग रहा है कि चलो सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल निकाल लिया, उसकी कमाई होती है। तो और दूसरा कि मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, मुझे कितने लोग लाइक करेंगे, अगर मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी तो शायद मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो जी जी। वो एक माइंड उनका डाइवर्ट हो रहा है मैडम, आप म्यूट हो चुके हैं। कि वो ये नहीं सोच रहे कि ये चीज अपने ऊपर कितनी इम्पैक्ट कर रही है और हम्म हमारे जो कल्चर है, हमारा जो बिहेवियर है, ये कैसे परिवर्तित हो रहा है और वो गलत ट्रैक पे कैसे जा रहा है, ये उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। वो महिलाएं हो, बच्चे हो या कोई भी हो। हम्म। तो मुझे लगता है ये कहीं तो इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए।
ओके। सोशल मीडिया के ऊपर भी भारत सरकार का कुछ कंट्रोल होना चाहिए। जी जी। इसके अलावा आप भारतीय महिला समाज को कैसे देखते हैं? आज भी महिलाओं के साथ शिक्षा के दौरान या नौकरी करने के दौरान सहित और भी कई क्षेत्रों में महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं और उनके साथ गलत व्यवहार होता है, जबकि वो पढ़ी लिखी हैं। उदाहरण के लिए कोलकाता में अभी हाल ही में जो एक रेप कांड हुआ है, वो लड़की या जो डॉक्टर थी वो पढ़ी लिखी थी, उसके हम्म। बावजूद भी उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। इससे पहले हैदराबाद में भी ऐसा ही कांड हुआ था, जबकि जी। महिला शिक्षित होने के बावजूद भी उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? और जो शिक्षित हैं उनके साथ भी अगर इस टाइप की घटनाएं होंगी तो फिर महिलाओं की स्थिति तो वहीं की वहीं रहेगी ना। पढ़ने के बावजूद भी अगर उनके साथ इस टाइप की घटनाएं हो रही है तो फिर स्थिति वहीं की वहीं हुई, फिर कैसे बदलाव किया जा सकता है इन चीजों में? देखिए, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि महिला शिक्षित होना या अशिक्षित होना, हम्म। इस घटना से उसका कोई ये नहीं है। हम्म। महिला शिक्षित हो या अशिक्षित हो, जी। पर उसके ऊपर जो अत्याचार कर रहा है वो शिक्षित है क्या नहीं, हम्म। वो उसका सोच विचार कैसे। तो मुझे लगता है महिलाओं को शिक्षित करना, लड़की को हर चीज सिखाना कि तुम ऐसे उठो, तुम ऐसे बैठो, तुम ये सीखो, तुम ये करो, उसके हम्म। बजाय मुझे लगता है अभी अपने हम्म। लड़कों को हम्म। शिक्षित करने की अभी जरूरत है। ओके। अगर लड़कों को शिक्षित किया जाएगा तो मुझे लगता है ना तो किसी डॉक्टर के ऊपर रेप होगा, ना तो किसी बूढ़ी महिला के ऊपर होगा, ना तो किसी बच्ची के ऊपर होगा। तो पहले हम्म। मुझे लगता है कि अपने बेटों को, मैं तो हर एक को आह्वान करूंगी, हर माँ को, कि अपने बेटों को शिक्षित करने की जरूरत, उनके साथ ओपनली बात करने की जरूरत है अभी। हम्म। लड़कियों के साथ नहीं, अपने हम्म। बेटों के साथ। अगर अपना बेटा सुधर जाएगा तो जरूर हमारी बेटियां भी सुरक्षित इस देश में रहेगी। एकदम। इसके अलावा आप राजनीति में आए हैं तो कोई आपका राजनीतिक प्रेरणादायक रहा होगा, या महिला लीडर होगी या पुरुष नेता होगा, तो आप कैसे या किसके अनुसार अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी, वैसे तो मैं ज्यादातर जैसे सत्ता हो या ना हो, हम्म। पद हो या ना हो, जो जयप्रकाश नारायण है मैं उनको मानती हूँ कि कोई हम्म। पद जरूरी नहीं होता है अपनों को काम करने के लिए। हम्म। और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी है, हम्म। जो सत्ता में रहकर भी उन्होंने जिस तरह से देश के लिए काम किया, मैं उनको अपना प्रेरणा, ये दो व्यक्तियों को मैं अपना प्रेरणा स्थान मानती हूँ और उनके विचारों के ऊपर मैं अपना काम हमेशा करती रहती हूँ। इसके अलावा एक महिला होने के नाते और एक समाज सेवी होने के नाते और एक राजनेता होने के नाते आप समाज को क्या कहना चाहेंगे, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जी, मैं एक समाज सेवी और एक राजनेता के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगी अपने मैडम आप म्यूट हो गए हैं। मेरे भाई बहनों को कि देखिए, समाज में जो हम अभी देख रहे हैं कि जाति हम्म। जाति के ऊपर झगड़ा चल रहा है, हम्म। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम्म। और ये सब चीजें जो है, ये मतलब जातियों को जिस तरह से कुछ लोग सत्ता के लिए हमें झगड़ा रहे हैं कि हम हमारे आपस में जो झगड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। एक ही, जैसे पहले होता था कि हम्म। क्या, आ, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, जी। ये जो सोच विचार, ये जो था, तो मुझे हम्म। लगता है ये अभी बंद हो गया है। हमारे स्कूलों में ये संस्कार देना बंद हो गए हैं। तो आप हर किसी नागरिक के, हर किसी माँ का, हर किसी बाप का बच्चा एक स्कूल में है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वो मेरा बच्चा सही ढंग से वहां पे वो शिक्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा कर्तव्य है। और अभी समय है कि हर एक किसी को, ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिया और अपने बच्चे की जिम्मेदारी झटक दी, नहीं, अभी हमें उसमें इन्वॉल्व होना है।
हमारा बच्चा ठीक से शिक्षित हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। मैं यही फोकस करूंगी कि जो हमारा फ्यूचर है, हमारा जिस भारत देश जिस फ्यूचर से बनने वाला है, जो युवा है, उनको हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें सबको एकजुट से काम करना होगा और उसके ऊपर उसको आगे बढ़ाना होगा। और जाति पाति के जो बंधन है उसको तोड़ के एक मानवीय मतलब ह्यूमैनिज्म हमारे अंदर आना चाहिए, और मानवतावाद को हमें बढ़ावा देना चाहिए, और स्त्रियों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि हर एक के अंदर ये विचार ना कि बोले, उसको पनपाए अपने अंदर, और उसको अपने बच्चों को भी दे। बस मैं यही चाहती हूँ, तभी जाके ये सब सिस्टम बदल सकता है। जी जी, एकदम एकदम सही कहा आपने सीमा जी। हमें अपने देश में जाति धर्म पंथ से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, एक भारतीय बनना चाहिए, तभी हम एक विकसित देश कहलाएंगे या बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जयदीप पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी बातें खुलकर रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आप महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लक्ष्य को हासिल करें, और हम आशा करते हैं कि आप महिलाओं के मुद्दों को और वंचित समाज के मुद्दों को लगातार उठाते रहें। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।